इंटरफेरेंस में लास्ट पे यहाँ तक समझा दिया था इंटरफेरेंस में कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है। चलो वीडियो वो वाला भेज दीजिएगा जब भी टाइम मिले। चलो अभी आज रात थोड़ा हमको देख। आज क्लासेस पूरी हो जाए मेरी तो उसके बाद हम फिर देखते हैं। तो लास्ट टर्न पे हमने यहाँ तक कर दिया था कि इंटरफेरेंस पैटर्न तुमने कॉपी नहीं किया था क्या देवांशु? क्या हुआ? कॉपी नहीं किया था क्या? कौन सा वाला? नहीं नहीं, उसमें बीच बीच में थोड़ा एक दो चीजें छोड़े थे और समझना भी था एक दो चीज। अच्छा, चलो वैसे कहीं पे छूटता रहा करे तो हमने कहा ही है कि बता दिया करो, रुक जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखना उस चीज का। खैर, हम्म। हाँ, तो लास्ट टर्न पे ये समझा दिया था कि इंटरफेरेंस में किसी पॉइंट पर स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसमें किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होती है ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, ये डिराइव किया था, इसका डेरिवेशन देखा था। जहां पर फाई होता है फेज डिफरेंस I1 और I2 इंटेंसिटी वाली दो वेव्स के बीच में। I1 इंटेंसिटी होती है पहले वेव की, I2 इंटेंसिटी होती है सेकेंड वेव की। और हमने ये देखा था कि हम डबल स्लिट के थ्रू जब पास कराते हैं, एक यहाँ पे होता है कि यहाँ पे, तो यहाँ से जो वेव निकलती है S1 से उसकी इंटेंसिटी हम मानते हैं I1, S2 स्लिट से जो निकलती है उसकी इंटेंसिटी मानते हैं I2। यहाँ पे एक सिंगल सोर्स होता है, एक सिंगल स्लिट होती है, यहाँ से निकल के डबल स्लिट के थ्रू इंटरफेरेंस पैटर्न इस स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है अलग अलग पॉइंट पे। और इस किसी पॉइंट पर अगर हम ब्राइटनेस निकाल लें आई, तो यहाँ पर जो दोनों रेज यहाँ से निकली और यहाँ से निकली जो पहुंचती उनमें कुछ फेज डिफरेंस फाई होता है, और उसकी मदद से फेज डिफरेंस और दोनों की इंटेंसिटी की मदद से रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इस पॉइंट पी पर कैलकुलेट की जाती है। ऐसी दो स्लिट इसलिए लगाते हैं सिंगल स्लिट के बाद, डायरेक्ट सिंगल स्लिट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए, इस इंटरफेरेंस सस्टेन्ड रहे इस चीज के लिए। मतलब सस्टेन्ड का कि जिस पॉइंट पर अभी जैसे यहाँ पर अगर ब्राइटनेस हो रही थी मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम वैल्यू ले रही थी, तो हमेशा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लेती रहे, और वो तभी होगा जब यहाँ पर लाइट जिस फेज में पहुंची है यानी कि मैक्सिमम है तो सेम फेज में पहुंची होगी। तो हमेशा यहाँ पे जब भी S1 से निकलने वाली और S2 से निकलने वाली रेज यहाँ पे पहुंचे तो वो हमेशा इस तरीके से पहुंचे कि यहाँ पर सेम फेज में हो, यानी कि फेज डिफरेंस दोनों के बीच में किसी गिवन पॉइंट पर कांस्टेंट रहे। और ऐसे जो सोर्सेज होते हैं, दो सोर्सेज ऑफ लाइट, उनको कोहेरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर S1 S2 को कोहेरेंट करने की जरूरत है ताकि इंटरफेरेंस मेंटेन रहे अच्छे से। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके का पैटर्न बनाते हैं, एक सिंगल स्लिट से दो स्लिट पास, एक सिंगल स्लिट के सामने दो स्लिट रखते हैं, और ये जो एक अरेंजमेंट होता है इसकी मदद से हमें दो कोहेरेंट सोर्सेज S1 और S2 ऑब्टेन होते हैं। ये एक तरीका होता है कोहेरेंट सोर्सेज को बनाने का, इसलिए यहाँ पे दो स्लिट्स का यूज करते हैं ताकि कोहेरेंट सोर्सेज के तरीके ये दो स्लिट्स काम करें। और उसके बाद हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था। अब जो हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें हमने ये मान किया था कि जो ये वेव है y2 है और इसका एक फंक्शन बनाया था कि a2 एम्पलीट्यूड की है, और इसका कुछ फेज माना था साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, और इसका ऐसे ही हमने माना था y1 इक्वल्स टू a1 एम्पलीट्यूड माना था और साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन माना था। तो यहाँ पे हमने इसको मान के थोड़ा सा एक लंबा सा डेरिवेशन किया था। अब बात यह है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसका डेरिवेशन करना है तो किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से सीबीएसई पैटर्न कुछ इस टाइप से है कि 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और लंबा सा डेरिवेशन रहता है, जो कि हमें थोड़ा सा नहीं समझ में आता है। अगर डेरिवेशन आप इतना लंबा दे रहे हो तो कम से कम 5 मार्क्स का तो होना चाहिए। वो करते क्या है कि डेरिवेशन भी रहता है, उसी में एक डेफिनेशन, उसके बाद डेरिवेशन, और ये टोटल 5 मार्क्स का, और कभी कभी हद हो जाती 3 मार्क्स का दे देते हैं। तो अब 5 मार्क्स का अगर है तो उसका मतलब ये है कि कम से कम 1 मार्क्स तो आप डेफिनेशन पे दे रहे हो, 4 मार्क्स का आप डेरिवेशन दे रहे हो, तो डेरिवेशन कम से कम इतना बड़ा है तो 5 मार्क्स का होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी अपने आप को इसी हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये तो करने से रहे, सभी लोगों को चेंज होना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेशन जो है इतना लंबा जो हम लोगों ने किया था वो बहुत जरूरी है समझने के लिए। अब हम जरूरत यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से अपना एक दूसरा डेरिवेशन देख लेते हैं जो इजियर होगा इसके कंपैरिजन में, कम से कम उसके मुकाबले तो थोड़ा सा छोटा होगा। उसमें तरीका ये रहेगा कि हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि सेटअप पूरा यही है, सेटअप पूरा यही, इसको हम लोग एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। सेटअप पूरा सेम रहता है, ये सिंगल स्लिट एस है,
और इसकी वजह से और इसके आगे हमने डबल स्लिट लगाई S1 S2 और यहाँ पे स्क्रीन पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर S1 से निकली हुई रे पहुंचेगी यहाँ पे और S2 से निकली हुई रे पहुंचेगी इस तरीके से। हमने फिर ये कहा कि यहाँ पर जो हमने Y2 को मानने है, Y2 S2 से निकलने वाली S2 स्लिट से निकलने वाली रे, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा Y2 माना और इसका डिस्प्लेसमेंट पॉइंट P पर Y1 माना S1 वाली रे का। तो इसमें जो Y1 और Y2 का इक्वेशन मानते हैं, उसमें करते क्या है कि Y1 Y2 का इस बार हमारा डेरिवेशन सिंपल हो सके, इसके लिए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम मान लेते हैं। तो इसमें ये कहेंगे हम कि स्टार्टिंग यहाँ से इक्वेशन की इस तरीके से अगर एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से करना रहेगा। डेरिवेशन हम सबसे पहले ये तो बता देंगे कि लेट y1 and y2 be the displacement be the let y1 and y2 be the displacement at p. Let y1 and y2 be the displacement at p due to waves from slits due to wave from slits S1 and सर एक आइडिया S2 respectively। बताओ क्या करो। हाँ ये समझ गया हमने बोला जैसे वीडियो वाली जो प्रॉब्लम है हम्म उसको आप पता टेलीग्राम पे भेज देंगे तो आ जाएगा टेलीग्राम पे आप अगर हो तो अच्छा चलो देखते हैं। टेलीग्राम पे बहुत इजीली बड़ी बड़ी लेंथ का चला जाता है 1 1 GB तक का इजीली चला जाता है अच्छा इसीलिए हम उसको ऑनलाइन चोर मार्केट बोलते हैं। उसपे सारी हम्म अवेलेबिलिटी है इस तरीके का काम करने की। खैर देख लेंगे हम। तो डेरिवेशन में यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि y1 y2 को हमने माना डिस्प्लेसमेंट पॉइंट P पर वेव जो S1 से निकल रही है उसकी वजह से, और y2 डिस्प्लेसमेंट पॉइंट P पर होगा S2 से निकलने वाली वेव की वजह से। अब यहाँ पे y1 और y2 को हम सिंपल मानेंगे इस तरीके से कि y1 और y2 का एम्पलीट्यूड सेम है। तो हम कहेंगे कि y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t प्लस kx1, और y2 क्या मान लेंगे, a sin ओमेगा t प्लस kx2। ये हम लोगों ने मान लिया। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि जब दो वेव्स किसी एक पॉइंट पर ओवरलैप करती हैं तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपना यूज करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे और पॉइंट पी पर नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव्स की वजह से निकालेंगे। तो यहाँ तक लिख लिया है। हम्म तो नेट डिस्प्लेसमेंट एट पी, जिसको हम क्या y से शो करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 हो जाएगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। अब y1 प्लस y2 क्या है, a साइन ओमेगा t प्लस kx1 प्लस a साइन ओमेगा t प्लस kx2। यहाँ से 2 अगर a हम कॉमन ले लें a, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। अब इस पूरे पर हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन ये पूरा हमारा है c मान लें और इस पूरे को मान लें d। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई 2। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर ऐड करके हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस एक्स टू, ये मिलेगा। और इंटू कॉस सी माइनस डी जब करेंगे तो ओमेगा टी कट जाएगा और क्या आएगा, के एक्स टू माइनस एक्स वन, के एक्स टू माइनस एक्स वन बाय 2। ये इतना हमें यहाँ पे मिला साइन सी प्लस डी लगाने पे। तो ये हो गया हमारा 2a। अब कॉस वाले पार्ट को यहाँ हम इसके करीब ले आते हैं, 2a के इधर लिखते हैं कॉस
k टाइम्स x2 माइनस x1 बाय 2 साइन क्या बचा ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस x2। अब यहाँ पर ये जो k x2 माइनस x1 है, तो हमने बताया था कि जो पाथ डिफरेंस फाई होता है वो क्या होता है, वो होता है k इंटू पाथ डिफरेंस x, ये बताया था। यहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस, और x क्या है, पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर देखें तो x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 पाथ डिफरेंस ही तो है। तो पाथ डिफरेंस इंटू k, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं फेज डिफरेंस फाई। तो नेक्स्ट लाइन में वही कर देना है, तो 2a cos फाई बाय 2 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस x2। अब हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो इतना हुआ, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे हम 2a को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्यों नहीं मान रहे, cos फाइव बाई टू को भी इसमें इंक्लूड क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2a cos फाइव बाई टू, इतने पार्ट को हम लेते हैं अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे ये जो साइन वाला पार्ट होता है ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस x2, तो साइन वाला पार्ट हम लेते हैं फेज में, क्योंकि अगर कंपेयर करें अपनी ओरिजिनल वेव्स से, तो उसमें एक होता था a और दूसरा साइन वाला पार्ट होता था। तो उसी लॉजिक के हिसाब से हमने साइन वाला पार्ट ये अपना माना कि हमारा जो रिजल्टेंट y था उसका ये फेज वाला साइन वाला पार्ट है और ये पूरा एम्पलीट्यूड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a cos फाइव बाय 2, ये हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। पर हमें पता है कि इंटेंसिटी, हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और ये हमको पता है कि वो जो लंबा सा फॉर्मूला था 2 पाई एफ स्क्वायर वाला, वहां से हम लोगों ने निकाला है। पर यहाँ पे हमको डेरिवेशन में शॉर्ट में कर रहे हैं, ये सब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं कि किस फॉर्मूले से चीज हमको मिली, बस इतना मानना है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब अगर ऐसा है तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आई, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो हम ये कह सकते हैं, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो था हमारा ए आर उसका स्क्वायर, जहां पर के क्या है, कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, के टाइम्स ए आर स्क्वायर। पर हमारा ए आर क्या है, ए आर हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और हमको यहाँ से पता है कि ए आर की वैल्यू क्या है, 2a cos फाइव बाई टू, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2a cos फाइव बाई टू। तो हम यहाँ लिख देंगे 2a cos फाइव बाई टू, ये है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, k 4 ka स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव बाई टू होल स्क्वायर कर दिया इसका, तो 4 ka स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव बाई टू। पर के ए स्क्वायर इतना क्या है, ये इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर ये जो के ए स्क्वायर है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को आई नॉट से दिखा देते हैं या आई से ही दिखाते हैं। अब के ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है, ओरिजिनल जो वेव्स थी उनका एम्पलीट्यूड, तो ओरिजिनल वेव्स का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू के क्या मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल वेव्स आई नॉट से अगर शो करते हैं, ये हो जाएगा आई नॉट के ए स्क्वायर। जिस तरीके से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू के रिजल्टेंट इंटेंसिटी हुई थी, उसी तरीके से ओरिजिनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू के ओरिजिनल वाली इंटेंसिटी होगी ओरिजिनल वेव्स की। तो यहाँ पे के स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 I0 cos स्क्वायर फाइव बाई टू, वेयर हम लिख सकते हैं वेयर I0 is the intensity of interfering waves, इंटरफेयर करती हैं हर जगह, जहां जरूरत नहीं होती वहां भी इंटरफेयर करती हैं, बहुत घुसपैठिया हैं। तो इंटरफेरिंग वेव्स की इंटेंसिटी आई नॉट है, ये हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपनी निकाल ली, हो गया हमारा डेरिवेशन।
क्लियर है? हम्म। तो यहाँ पर हमारा ये जो हमारा जो फॉर्मूला बना है ये सिंपल इसलिए हो गया है क्योंकि हमने दोनों वेव्स सेम एम्पलीट्यूड की मानी थी, जबकि अभी तक जो डेरिवेशन करते हैं, जो जनरल डेरिवेशन होता है उसमें दोनों वेव्स को अलग अलग एम्पलीट्यूड का मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डेरिवेशन में फाइनल आई इक्वल्स टू ये हमारा फॉर्मूला आता है। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि हमने दोनों के एम्पलीट्यूड को मान लिया सेम, दोनों के एम्पलीट्यूड को मान लिया सेम। उससे फायदा क्या हुआ कि हमारी जो इंटेंसिटी थी वो भी सेम हो गई। इस केस में आई नॉट जो थी इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स हो गई, तो इस केस में I1 I2 दोनों आई नॉट के बराबर ले लिया हमने, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम होता है तो इंटेंसिटी भी सेम होती है। यहाँ इस रिलेशन की वजह से इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। एम्पलीट्यूड सेम हुआ था दोनों वेव्स का, तो दोनों की I1 I2 I नॉट के बराबर हो गई थी। तो अगर हम जो जनरल फॉर्मूला था बिल्कुल बेसिक ये, इसमें अगर हम देखें तो हमने क्या किया कि I1 I2 को सेम कर लिया, I नॉट मान लिया। तो I1 की जगह I नॉट, I2 की जगह I नॉट, 2 अंडर रूट I नॉट, I नॉट I1 I2 की जगह cos फाइव। अब यहाँ I नॉट प्लस I नॉट से क्या मिलेगा, 2 I नॉट, प्लस I नॉट स्क्वायर से क्या मिलेगा, 2 I नॉट cos फाइव। 2 I नॉट कॉमन ले लें, क्या मिलेगा, 1 प्लस cos फाइव। 1 प्लस cos फाइव क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से, 1 प्लस cos फाइव होता है 2 cos स्क्वायर 5/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 5/2, ये क्या बन जाएगा, 4 I नॉट cos स्क्वायर 5/2। तो जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया वो एक्चुअली इसी ओरिजिनल फॉर्मूले से आया है जिसको हम पहले डिराइव कर चुके हैं। तो वो कोई स्पेशल केस है हमारे इस ओरिजिनल जनरल फॉर्मूले का। तो इसका डेरिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, और उसका डेरिवेशन ज़रूरी है मार्क्स पाने के लिए। तो अब यहाँ पे बड़ा स्टार्क डिफरेंस हो गया नॉलेज में और मार्क्स गेन करने की पढ़ाई में जो होती है आमतौर पर। तो इस तरीके से ये जब एग्जाम में आएगा तो ये वाला डेरिवेशन करना है, और जब समझने वाली बात होगी तो वाला डेरिवेशन देखना है समझने के लिए। तो ये हो गया डेरिवेशन। अब उसके अलावा हमने ठीक है। जो पिछले टर्म पे कुछ चीजें कवर करी थी वो ये थी कि किस तरीके से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो होती हैं उनकी विड्थ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो विड्थ जो फॉर्मूला था बीटा हमने बोला था फ्रिंज विड्थ को, और उसका फॉर्मूला क्या था, लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये फॉर्मूला था, बताया था। और इसमें हमने फ्रिंज विड्थ बताई थी, हम्म। फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन बताई थी। उसके अलावा हमने ये बताया था कि अगर ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन में ये हमारी सेंट्रल लाइन है, और इससे एक्स पोजीशन ऊपर पर हमें पता करना है कि अगर एक ये ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो ये किस पोजीशन पर बनेगी, एक्स की वैल्यू पता करना है। तो पोजीशन ब्राइट फ्रिंज के केस में हमने क्या बताया था, अगर एक्स बी से ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन शो करें, तो हमने कहा था कि जैसे जो भी नंबर ऑफ पोजीशन को, नंबर ऑफ फ्रिंज को ढूंढना है, पहली फ्रिंज को, पहली ब्राइट फ्रिंज को, दूसरी ब्राइट फ्रिंज को, वो तो हम यहाँ पे फॉर्मूला उसका हमने ये बताया कि एम डी डब्ल्यू बाई स्मॉल डी, ये होता है ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला। एम डी डब्ल्यू डी लैम्डा, डब्ल्यू बोल रहे हैं, डी लैम्डा बाई डी, जहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। कैपिटल डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, जो दो स्लिट होती हैं उन वो ये जो दो स्लिट्स होती हैं इनके, और जो स्क्रीन होती है जिस पर इंटरफेरेंस पैटर्न होता है उसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी होता है। दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी होता है। जो लाइट रेज निकलती हैं उनकी वेवलेंथ लैम्डा होती है। और यहाँ पर हम करते क्या है कि अगर हमको पहली ब्राइट फ्रिंज निकालनी, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बनता है, एक ब्राइट फ्रिंज हमेशा बीच में बनती है, अभी हमने बताया था कि पैटर्न ऐसा होता है कि जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो सेंटर पे बनती है, सेंटर वाली जो फ्रिंज होती है वो हमेशा ब्राइट फ्रिंज होती है, स्टार्टिंग ब्राइट फ्रिंज से होती है, फिर एक यहाँ पे जैसे एक डार्क आ गई, फिर उसके बाद इधर एक डार्क, फिर एक ब्राइट। तो हमको इस तरीके से पोजीशन जैसे निकालना होता है, तो ये पहली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये दूसरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये तीसरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। इस तरीके से नीचे की तरफ से पहली है, ये ऊपर की तरफ से पहली है। तो हमको पोजीशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एम जहाँ पे होता है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, इसका एम 0 होता है, ये पहली पोजीशन की ब्राइट ब्राइट फ्रिंज है। ये नीचे की तरफ है तो इसका पोजीशन M1 होता है, या फिर -1 मान लें, वो नेगेटिव में आएगा तो नीचे की तरफ उतनी डिस्टेंस है जितना ये पहली वाली +1 वाली ऊपर की तरफ होगी, ये मान सकते हैं इस तरीके से।
तो ये हमने बताया था कि ब्राइट फ्रिंज का ये फॉर्मूला होता है, और डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालना हो कि कहाँ पे, तो उसका फॉर्मूला होता है m+1/2 d लैम्ब्डा बाई डी, ये होता है। तो यहाँ पर m की वैल्यू भी वही 0 1 से शुरू होती है, और ये जो ये जो डार्क फ्रिंज है, कितने पोजीशन ऊपर है सेंटर से, उसका फॉर्मूला होता था। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, इसका फॉर्मूला। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बताया था कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, और ये फॉर्मूला था उसको कैलकुलेट करने का। अब ये फॉर्मूला एम पे डिपेंड नहीं करता, एम यानी कि नंबर ऑफ फ्रिंज पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सी फ्रिंज की बात चल रही है, यानी कि सारी फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ सेम होती है। ये चीज हम लोगों ने कल देखी थी। तो ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, सबकी विड्थ सेम होती है, सब सेम विड्थ की होती हैं। तो ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। इतना केस हम लोगों ने देखा था। उससे आगे की कुछ चीजें उनको कवर करते हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एक तो हम लोगों ने आज देखा डेरिवेशन इंटेंसिटी का, और ये अगर क्वेश्चन में आता है तो हम लोग को इस तरीके से लिखना है, 4 या 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, और बहुत किस्मत हुई तो अच्छे 5 मार्क्स। उसके बाद एक और चीज होती है जो अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती है, वो ये है कि ग्राफ ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी अगेंस्ट पोजीशन अगेंस्ट पोजीशन x ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। अगर इस तरीके का कोई ग्राफ कहे बनाने को, अगर इस तरीके का कोई ग्राफ बनाने की बात चलती है कि हाँ भाई ऐसा ग्राफ बनाइए जिसमें वाई एक्सिस पर क्या हो, हमारी इंटेंसिटी प्लॉट की गई हो, और एक्स एक्सिस पर क्या हो, एक्स एक्सिस पर ये जो पोजीशन है फ्रिंजेस की वो प्लॉट की गई, और उसका ग्राफ बनाने को दिया जाए। तो इसका ग्राफ जो है हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, इंटेंसिटी। ये है इंटेंसिटी की प्लॉटिंग होगी इस पे कि कितनी इंटेंसिटी हो रही है। और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉटिंग होगी, डिस्टेंस डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर। अब यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस नेगेटिव और पॉजिटिव में बनाया। उसका रीजन क्या, उसका रीजन ये है कि जो पीछे हमने ये दिखाया है यहाँ पर कि ये जो सेंटर लाइन होती है, इसके अबव और इसके बिलो दोनों तरफ फ्रिंजेस बनती हैं, और दोनों तरफ सेम सेम डिस्टेंस पे फ्रिंज बनती है। पहली ब्राइट फ्रिंज ऊपर की तरफ एक्स डिस्टेंस पे बनेगी इससे, और इधर नीचे की तरफ जो पहली ब्राइट फ्रिंज है वो भी नीचे की तरफ एक्स डिस्टेंस पर ही बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ये दिखाया है। इसमें करते क्या है कि नंबरिंग करते हैं 0। इसके अलावा हमें पाथ वाला दिखाना है। तो पाथ वाला क्या होता है, वेवलेंथ के टर्म्स में होता है। तो वेवलेंथ के टर्म्स में अगर होगा तो किस तरीके से हम बनाएंगे, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और इधर पे नेगेटिव में माइनस लैम्डा, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा। अब अब अगर तुम देखोगे कि हमने जो क्वेश्चन कराए थे, हमने जो डेरिवेशन कराया था इंटेंसिटी का, उसके जस्ट बाद में हमने बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम होती है क्योंकि वेव्स सेम फेज में मीट करती हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है क्योंकि वेव्स जो है ऑपोजिट फेज में मीट करती हैं। इंटेंसिटी मिनिमम ही नहीं होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, बल्कि जीरो भी हो सकती है। अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी इक्वल हो तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो वहां पर इंटेंसिटी सिर्फ कम नहीं होती, जीरो हो जाती है उस केस में। बहरहाल, तो हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से वेरिएशन होता है इंटेंसिटी का। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी देगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी क्या होती है, यहाँ पे मान ले ये है हमारी आई मैक्स, ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हमें पता है कि हमारा ग्राफ अब इस लाइन से तो ऊपर नहीं जाने वाला पूरा,
इसी लाइन के अंदर रहेगा और एक्स एक्सिस, और इस लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसके बीच में हमारा ग्राफ चलेगा। और उसके अलावा अगर तुम ये देखोगे कि हमने देखा था कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसके केस में पाथ डिफरेंस क्या था, m लैम्डा था, m टाइम्स ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आया था, ये आया था। और हमारा जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, उसके केस में पाथ डिफरेंस क्या निकाला था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस क्या था? हूँ का मतलब क्या? अरे तो वो था ना, क्या नहीं एक रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या जो पढ़ाते हैं उसको बाद में? कर रहे हैं। पता भैया हमने क्या पूछा है? वो था ना। पता है। बताओ फिर। वो था ना शायद m प्लस हाफ लैम्डा बाय n था ना। अरे नहीं भाई, एम ये था 2m+1 लैम्डा बाई टू। हाँ, 2n+1 लैम्डा बाय टू हाँ। ये पाथ डिफरेंस था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, कि किसी पॉइंट पर अगर हाँ हाँ दो हाँ। वेव्स इस तरीके से पहुंच रही कि एक ऊपर मैक्सिमम ले रही है और दूसरी नीचे मिनिमम ले रही है, ये इधर और ये इधर, इंटरफेरेंस यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव वाला होता है। और उस केस में दोनों कितना पाथ ट्रेवल करके आती हैं, उस पाथ का डिफरेंस ये होता है वेवलेंथ का हाफ इंटू कोई ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमें लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई 2 ऐसे मिल रहा था, 5 लैम्डा बाई 2। हम्म। ये पाथ डिफरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। और याद कंस्ट्रक्टिव आ गया। इंटरफेरेंस के केस में लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होता है। और इन यानी कि लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इन सब पाथ डिफरेंसेस पर क्या होगा, इन पाथ डिफरेंसेस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम वाली होगी, आई मैक्स होगी यहाँ पर। और लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इन सब पॉइंट्स पर इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी, मिनिमम होगी। और जीरो इसलिए हो जाएगी क्योंकि इंटेंसिटी अगर हम दोनों वेव्स की सेम मान लें, तो नॉर्मली आई मिनिमम जो है वो क्या हो जाती है, I1 और I2 के बीच में जो डिफरेंस रहता है उससे निकालते हैं। लेकिन अगर इंटेंसिटीज दोनों इक्वल होती हैं तो फिर ये डिफरेंस I0 का जीरो हो जाता है, तो जीरो हो जाती है ये लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 पे। तो अगर हम यहाँ इंटेंसिटी का पोजीशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो कैसा बनेगा, एक तो ये जीरो वाला केस होता है, एम को हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, एक जीरो भी पार्ट डिफरेंस होता है, यानी एक भी पार्ट डिफरेंस जीरो, कुछ पार्ट डिफरेंस हो ही ना, तब भी जाहिर सी बात है जीरो पार्ट डिफरेंस होगा तो सेम फेज में मीट करेंगी। हम्म सेम फेज में मीट करेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी देंगी। तो स्टार्टिंग होती है यहाँ से ग्राफ की, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, और लैम्डा बाई 2 पे जीरो इंटेंसिटी होती है, तो लैम्डा बाई 2 कहीं यहाँ पे होगा जीरो लैम्डा के बीच में, तो यहाँ पे इस तरीके से पहुंचेगी। फिर यहाँ से उठ के लैम्डा पे मैक्सिमम लेना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लेना है, और मैक्सिमम यहाँ तक ऐसे जाएगी इतनी, ये मैक्सिमम ले लिया, इससे ऊपर नहीं जाएगी अब। फिर 3 लैम्डा बाई 2 पर मिनिमम लेते हैं, अब 3 लैम्डा बाई 2 तो यहीं पर होगा कहीं पर, तो यहाँ पर आएगी, मिनिमम है जीरो इस केस में क्योंकि हम इंटेंसिटी सेम वाली मान रहे हैं। और इस तरीके से ये 2 लैम्डा पर फिर मैक्सिमम लेगी, फिर 5 लैम्डा बाई 2 पर मिनिमम ली, और फिर 3 लैम्डा पे मैक्सिमम ली, इस तरीके से जाएगी। इधर भी यही चीज होगी, इस तरीके से यहाँ पर मिनिमम लेगी, फिर यहाँ पर मैक्सिमम लेगी लैम्डा की माइनस लैम्डा के ऊपर, उसके बाद -3 लैम्डा बाई 2 पर मिनिमम लेगी, और फिर -2 लैम्डा पर मैक्सिमम लेगी, फिर यहाँ पर मिनिमम -5 लैम्डा बाई 2 पर, और यहाँ पर -3 लैम्डा पर फिर मैक्सिमम, और इस तरीके से ये चलती रहेगी। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरीके से। तो अगर कहीं भी इस तरीके का आ जाए कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करिए, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या फिर ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी अगेंस्ट पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ऑन ऑन स्क्रीन, तो हमें इसी का ध्यान रखना, इसी ग्राफ का, इतने ग्राफ का, और इसी ग्राफ को वहां उठा करके चिपका आना है, याद कर लिया होगा अगर तो। क्लियर है? हम्म ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए इसका मतलब ये है कि रेडी है।
आगे बढ़ते हुए अब हम लोगों ने ये जो कल देखा था फ्रिंज विड्थ का केस, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है वो भी देख लेते हैं। एंगुलर एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ में क्या होता है, देखो ये जो दो स्लिट्स रहती हैं, ये और ये, यहाँ पे ऐसे, अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस क्या होगा? वो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है ना? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव, ये ऑड हाँ, वो मल्टीपल, ऑड कंस्ट्रक्टिव का ही पूछ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव का ना, हाँ वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, 1 2 3 सारे। उसी को पूछ रहे हैं। हमको लगा ठीक है। डिस्ट्रक्टिव। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है जैसे इस पॉइंट पर जो फ्रिंज बनेगी उसका ये जो सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन से इस पॉइंट का जो एंगल होता है ना, ये इस लाइन, इस पॉइंट का ये जोड़ा सेंटर वाली लाइन से पॉइंट पी को जोड़ा, इस पे हम जो है एरोज वाला हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन होगा जबरदस्ती का। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये होता है थीटा, और इस तरीके से ये जो थीटा होता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, थीटा को एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको कैलकुलेट करने के लिए थीटा कहते हैं, थीटा होता है लैम्डा बाई स्मॉल टी, ये होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, लैम्डा बाई डी, वेवलेंथ अपॉन ये जो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स होता है डी। यहाँ से हम लोग ये जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है इसको निकालते हैं हम लोग, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ का। इसमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ में हम ये देखें कि ये कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डजंट डिपेंड ऑन कैपिटल डी, कैपिटल डी पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा है डी पर, और डी क्या होता है, ये कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द वॉल कंटेनिंग टू स्लिट्स, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है इस पर डिपेंड नहीं कर रही एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब हम लोग ये जब देख चुके हैं कि ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी अगेंस्ट पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, इंटेंसिटी का डेरिवेशन, दो इंपॉर्टेंट चीजें, तो फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब जो अगला क्वेश्चन है जो आमतौर पे बहुत बनता है और बड़ा ज्यादा बनता है, ये सबसे ज्यादा बनता है, वो ये है कि वेरिएशन ऑफ फ्रिंज, वेरिएशन इन फ्रिंज विड्थ, वेरिएशन इन फ्रिंज विड्थ डिपेंडिंग ड्यू टू, या फिर कह लें ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर की वजह से फ्रिंज विड्थ में किस किस तरीके के चेंजेस होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और अक्सर आता रहता है, बराबर आता है इन चैप्टर से, अक्सर आता ही आता है कि वेरिएशन इन फ्रिंज विड्थ ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, तो किन किन फैक्टर्स की वजह से फ्रिंजेस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल डी की वजह से, कैपिटल डी यानी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, इसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है इंटरफेरेंस पैटर्न पर। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऊपर ही थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ होती है वो क्या होती क्या है, लिखा हुआ है? लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, स्क्रीन एंड स्लिट, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। तो ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है फ्रिंज विड्थ, दो कंसेक्यूटिव फ्रिंज अगल बगल वाले फ्रिंज के, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहाँ पे कैपिटल डी हम देख चुके हैं क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, स्मॉल डी क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स, एंड लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो फ्रिंज विड्थ को अगर देखें तो वो क्या है, बीटा, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, ऐसा है, यानी कि
अगर हम ये कहें कि डी को डिक्रीज किया जाए तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी। डी को डिक्रीज करेंगे, डी को डिक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि इफ स्क्रीन इज मूव्ड क्लोजर टू डबल स्लिट वॉल, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, क्योंकि स्क्रीन को क्लोज ले जाएंगे तो कैपिटल डी कम होगा, उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी और फ्रिंज विड्थ भी इस वजह से बीटा भी कम हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, ये होता है कैपिटल डी पर डिपेंडेंस। अच्छा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ अगर पूछेगा तो हमें पता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा बाई डी, डिपेंड कैपिटल डी पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो स्क्रीन को, ये जो स्क्रीन है हमारी, इसको आगे ले जाएं इस तरफ या दूर ले जाएं पीछे की तरफ, हमारा एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी लिख ले कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ remains unchanged या unaffected, is unchanged, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कैपिटल डी का इफेक्ट। स्मॉल डी का इफेक्ट भी देखते हैं। स्मॉल डी का इफेक्ट देखते हैं। स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या होता है? सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन क्या? स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, स्मॉल डी होता है। अब अगर देखोगे तो एंगुलर जो ये जो फ्रिंज विड्थ होती है, ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, स्मॉल डी के। यानी कि अगर स्लिट्स जो हैं, जो स्लिट्स हमारी S1 और S2, इनको एक दूसरे के क्लोज लाया जाए, स्मॉल डी को कम किया जाए, इस स्लिट को यहाँ और इस वाली स्लिट को ऊपर क्लोज में लाया जाए, पहले इतने डिस्टेंस पे थी और बाद में क्या किया जाए कि इनको इतने डिस्टेंस पे, थोड़े से डिस्टेंस पे रखा जाए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम कर दिया, डी इतना हो गया, पहले डी इतना था। अगर दोनों को क्लोज बुलाएं, दोनों स्लिट्स को, यानी कि स्मॉल डी को कम करें, तो स्मॉल डी चूंकि बीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी हमारी? बढ़ जाएगी। और तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इफ separation, if separation between slits is increased, fringe width, fringe width, और उसके साथ में एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी की। तो अगर स्मॉल डी छोटा हो रहा है तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगी। तो फ्रिंज विड्थ एज वेल एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एज वेल एज एंगुलर फ्रिंज, हेलो, अच्छा, अभी कहाँ से कट हुआ है? कहाँ से कट हुई है? अभी तो वैसे शो कर तो रहा है तुम्हारा पार्टिसिपेशन। खैर, अच्छा तो कहाँ से कट हुई है, मतलब कहाँ तक लिखे थे तुम जब कट हुई है? क्या है बताओ, लास्ट क्या लिखा है तुमने? देख के बताओ जल्दी, देख लो।
हेलो। ज्वाइन। नहीं नहीं, ऑन है, तुम ज्वाइन कर लो। वो तो सेव भी हो जाती है। खैर तुम आ जाओ, कोई एंड करने की हमें जरूरत नहीं, कोई आ जाओ। ठीक। पेन। Hello, sir. Hope you are doing fine. फिर वही सवाल, फिर वही वाहिया सवाल तुम्हारे इस श्रीमुख पर आया। तो सर सर आपने बोला नहीं, उसको रिप्लाई नहीं किया। किसका? अच्छा, किया था क्या? ठीक है। किसका है? वॉइस थोड़ा रुक के आई। अरे हम जो बोल रहे थे। तो फाइन है कि नहीं ये पूछ रहे थे उसका। हम्म। ठीक है। तो क्या हो गया था आज, क्या प्रॉब्लम आ गई? नेट खत्म हो जाता है मेरा, पता नहीं कैसे, रोज डेली, सेकंड क्लास के पहले। पता नहीं आज भी कैसे वही क्या, हुआ। पता नहीं कैसे क्या जो है, क्या पता नहीं है, नेट चलाते हो तो खत्म नहीं होगा। तो वही खैर। अभी रिचार्ज करना पड़ता है, 11 रुपए का करते हैं, 800 MB हम्म। मिलती है। हम्म। टॉपअप होता है, टॉपअप। समझ दो गया। जीबी के बाद भी खत्म हो जाता है। समझ लो रात दिन चलेगा नेट तो खत्म तो होगा ही अब। चलो। हम ऑन छोड़ देते हैं ना, अब ऑफ कर देंगे। हम्म। चलो ठीक है। हाँ तो ये कैपिटल डी स्मॉल डी वाला समझ लिया? हम्म। कहाँ तक लिखा है तुमने? ये पहला वाला लिख लिया, सेकंड लिख रहे हैं। देखो। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स लिख रहे हैं। देखो, पूरा लिखते आ रहे हो ना जो भी, ऐसा तो नहीं कि छोड़ रहे वीडियो के चक्कर में हो, वीडियो नहीं, स्लाइड। नहीं नहीं, वीडियो वीडियो के चक्कर में रहते नहीं है। बिल्कुल रहना मत, जो काम है मौके पे हो जाना चाहिए।
हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से, एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही थी, खैर। तो कैप स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले से, उसी तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ के ये फॉर्मूले से। तो स्मॉल डी जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इंक्रीज करेंगे, तो फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ दोनों ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ एज वेल एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज, दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगी। अब ये तो एक चीज हो गई, एक और चीज होती है, क्या हो जाएगी तीसरी, वेवलेंथ। वेवलेंथ ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहती है, ये भी पूछते हैं। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, ये किस तरीके से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो होती हैं उनकी विड्थ को किस तरीके से इफेक्ट करती है। तो हमें फॉर्मूले से अगेन ये पता है कि बीटा है यानी फ्रिंज विड्थ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ दोनों बढ़ेंगी। अब इसमें दो चीज होती है, एक तो इसको जनरली हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेड फ्रिंज इज ब्रॉडर देन violet or fringes of other colors or fringes of other colors। ये क्यों? क्योंकि रेड फ्रिंज किससे बनेगी, रेड वेव से, रेड वेवलेंथ, रेड लाइट से। तो रेड लाइट की वेवलेंथ हाईएस्ट होती है विबग्योर वाले पूरे स्पेक्ट्रम में, तो चूंकि रेड की यस सर। वेवलेंथ हाईएस्ट होती है तो उसकी वजह से उसकी फ्रिंज विड्थ भी मैक्सिमम होगी, तो वो ब्रॉडर होगी अदर एज कंपेयर टू वॉयलेट या फिर कोई और भी कलर की फ्रिंज। एक तो ये डायरेक्ट पूछते हैं, और इसके अलावा एक चीज और कि फ्रिंजेस बिकम नैरोवर, अगर पूछे कि फ्रिंजेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उनको वाटर में इमर्स कर दिया जाए, तो फ्रिंजेस बिकम नैरोवर इन वाटर। अगर हमारा एयर के बजाय मीडियम वाटर हो, वाटर में हम इंटरफेरेंस करवाने की कोशिश करें, तो वहां पर जो फ्रिंजेस होंगी वो एयर के कंपैरिजन में नैरोवर ऑब्टेन होंगी। उसकी वजह ये है कि हमारी जो वेवलेंथ होती है किसी भी मीडियम में, जैसे कि वाटर के केस में, वो क्या होती है, एयर वाली वेवलेंथ का वो कुछ पोर्शन होती है, और पोर्शन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करने पर मिलता है। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते हैं जब वेवलेंथ ऑफ एयर को, तब वेवलेंथ इन वाटर मिलती है, और वेवलेंथ इन वाटर यानी कि कम हुई एयर के कंपैरिजन में। तो वेवलेंथ वाटर में कम होने की वजह से फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ वाटर में कम हो जाएगी, इसलिए फ्रिंजेस नैरोवर होती हैं वाटर में एज कंपेयर टू दैट इन एयर। क्लियर है वेवलेंथ वाला? अब फोर्थ, यस सर। ये फोर्थ है, विड्थ ऑफ स्लिट्स इंक्रीज करें, अगर स्लिट्स की विड्थ इंक्रीज करें, विड्थ ऑफ स्लिट्स इज इंक्रीज्ड, अगर स्लिट्स की विड्थ को इंक्रीज करें, मतलब अब इसको स्मॉल डी यानी सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स से कंफ्यूज नहीं करना है। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स तो ये होता है कि एक स्लिट ये थी, दूसरी ये थी, ये है स्मॉल डी ना। स्मॉल डी तो अब भी यही है, मान लेते हैं स्मॉल डी अब भी इतना। स्लिट्स की विड्थ बढ़ा दी गई, मतलब ये स्लिट जो इतनी विड्थ की थी, हल्की सी बिल्कुल थी, इसको हमने इतना चौड़ा कर दिया, ये इतनी ज्यादा इसकी विड्थ हो गई है, और नीचे वाली स्लिट की भी विड्थ हम ऐसे ही बढ़ा दें। तो विड्थ ऑफ स्लिट्स अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या डिफरेंस पड़ता है? तो इस पे लिख लो कि फ्रिंजेस बिकम इनडिस्टिंक्ट। तो जो डार्क और ब्राइट फ्रिंज होती हैं वो जैसे ओवरलैप करने लगती हैं, और जो अच्छा एक कंट्रास्ट होता है डार्क और ब्राइट फ्रिंज के बीच में, जिसके वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियरली विजिबल होता है, वो कंट्रास्ट पुअर हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि फ्रिंजेस बिकम इनडिस्टिंक्ट इस केस में, अगर विड्थ ऑफ स्लिट्स इंक्रीज कराया जाए। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि नो इंटरफेरेंस पैटर्न, और फ्रिंज कुछ टाइम बाद इतनी ज्यादा इनडिस्टिंक्ट हो जाती कि करीब करीब लगता है कि नो इंटरफेरेंस पैटर्न, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न है ही नहीं। और ये तब होता है जब स्लिट्स की विड्थ इतनी बढ़ा दें
नो इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन विड्थ ऑफ स्लिट्स इतनी बढ़ा दें कि वो इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू स्मॉल डी, स्मॉल डी के नियरली इक्वल अगर हो जाए विड्थ ऑफ स्लिट्स, स्मॉल डी जहाँ पे क्या है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, इसके नियरली इक्वल हो जाए तो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता है तब। अगर विड्थ ऑफ स्लिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उस केस में ये होता है। विड्थ ऑफ स्लिट्स इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंजेस इंडिस्टिंक्ट हो जाएंगी और उनके बीच में जो कंट्रास्ट होता है वो पूरा हो जाएगा। और फिर सेपरेशन इतना बढ़ा दें कि सॉरी विड्थ इतनी बढ़ा दें स्लिट्स की कि वो कुछ टाइम बाद सेपरेशन के बराबर हो जाए। मतलब अगर ये है डी, ये है डी, तो स्लिट पहली यहाँ पर हो और दूसरी यहाँ पर हो, तो जितना डी है उतनी ही स्लिट्स की विड्थ भी कर दिया हमने। इस केस में नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड। क्लियर है? विड्थ ऑफ स्लिट्स इंक्रीज करने पे क्या होता है। और फोर्थ पॉइंट, अब फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। ये सब बिल्कुल मार्क्स वाले हैं पॉइंट, इसमें ये थ्योरी टाइप का नहीं है, ये बिल्कुल ये ऐसा है कि रट लो, इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन के आ जाएगा शॉर्ट वाले में, एक एक दो मार्क्स का। तो उसके अलावा क्या होता है कि इफ वन ऑफ द स्लिट्स इज क्लोज्ड, अगर कोई एक स्लिट S1 या S2 को क्लोज कर दें, दूसरी को ओपन रखें, तो क्या होगा, नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस अकर्स, कोई इंटरफेरेंस होगा ही नहीं अगर कोई एक स्लिट को क्लोज कर दिया और एक ही स्लिट रह गई, क्योंकि इंटरफेरेंस हमेशा दो वेव्स की वजह से होता है। स्लिट एक क्लोज हो गई अगर, तो बस एक स्लिट बची और एक वेव की वजह से इंटरफेरेंस कहाँ से हो सकता है। तो इफ वन ऑफ द स्लिट्स S1 और S2 इज क्लोज्ड, नो इंटरफेरेंस अकर्स। फिर ये है अब अभी हमने क्या किया था, अभी हमने विड्थ ऑफ ये जो डबल स्लिट थी इनकी विड्थ को इंक्रीज किया था। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि अगर जो मेन स्लिट बहुत होती पढ़ना है, पड़ेगा सर, इसको सबको याद कर लेना पड़ेगा एकदम। बिल्कुल याद करना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन याद कर लोगे तो मार्क्स कहीं गए नहीं है, जितना बता देंगे उतना याद कर लोगे तो इस चैप्टर के मार्क्स कहीं नहीं गए, बिल्कुल। अब टीचर अगर कोई बहुत बड़ा लाल बुझक्कड़ हो कुछ और कर दे तो हम नहीं कर सकते उसमें कुछ, उसमें हम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो 90% चांसेस हैं क्वेश्चंस इसमें से कहीं ना कहीं से फंसेंगे, इतना जो बता रहे हैं इसमें से। तो ये जो मेन स्लिट होती है, मेन सोर्स होता है, अब इसकी विड्थ अगर इंक्रीज करें तो क्या होगा, अभी तो इनकी विड्थ इंक्रीज कर रहे थे। तो इफ कहते हैं कि इफ विड्थ ऑफ मेन, width of source slit, width of source slit is increased or source slit is brought closer, if or source slit is brought closer to double slits, अगर ऐसा करें तो क्या होगा इस केस में। इस केस में होता यह है कि इस केस में वही होता है, फ्रिंजेस बिकम इनडिस्टिंक्ट। क्या हो जाएगा, फ्रिंजेस बिकम इनडिस्टिंक्ट। अब जो ये जो पार्ट है कि सोर्स स्लिट को डबल स्लिट के क्लोज ले गए हैं तो क्या होगा, यही क्वेश्चन 2020 यानी कि जस्ट प्रीवियस ईयर वाले CBSE बोर्ड एग्जाम में आया था कि सोर्स स्लिट को डबल स्लिट्स के क्लोज ले गए हैं तो भाई फिर क्या होगा। तो हम ये उस टाइम लिखेंगे अगर आ गया होगा, उस टाइम जो आया था जो लोगों ने सही लिखा होगा वो यही आंसर रहा होगा कि फ्रिंजेस बिकम इनडिस्टिंक्ट। उसके अलावा ये भी आया था कि जो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स है, ये डी वाला, इसके लिए पूछा था कि सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स जो होते हैं उसका क्या फर्क पड़ता है हमारे फ्रिंज पर। तो उसमें भी यही था कि अगर सेपरेशन बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगी। उसके अलावा ये वाला था, कैपिटल डी वाला केस पूछा था
कि स्क्रीन और स्लिट के बीच में अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका फ्रिंज पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर ये होता कि फ्रिंज जो है नैरोवर हो जाएंगी अगर जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने कम कर दिया तो, क्योंकि डिस्टेंस और ये जो बीटा फ्रिंज विड्थ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये तीनों क्वेश्चन पिछले ईयर में बिल्कुल ऐसे ही चले आए थे, इस तरीके से आते हैं। और इंटेंसिटी का जो डेरिवेशन वाला बताया वो भी आ चुका है एक दो बार। अब एक तो ये हो गया, एक और केस ये जो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स होता है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, अभी हमने क्या बताया था कि कहाँ गया ये डी डी ये जो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स का हमने केस बताया था, इसमें एक और चीज होती है, जैसे स्लिट्स की विड्थ के बारे में बताया कि स्लिट्स की विड्थ अगर उनके बीच के सेपरेशन के बराबर हो जाएगी तो इंटरफेरेंस नहीं होता। उसी तरीके से ये जो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स है डी, तो इफ if d becomes nearly equal to, if d becomes नहीं nearly equal to नहीं, if d is, if separation between slits यानी कि d is less than wavelength lambda of light, इस केस में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस। इस केस में नो इंटरफेरेंस अकर्स। क्लियर है? ये हो गया। और हो लास्ट गया। पॉइंट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। और बहुत लास्ट पॉइंट, खतरनाक पढ़ा रहे हैं सर एकदम। अच्छा खतरनाक से मतलब सर के ऊपर से जा रहा है? नहीं जा रहा है, सब जा रहा है धीरे धीरे। तो खतरनाक किन सेंस में है? खतरनाक मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने में। अच्छा, बिना मेहनत के पढ़ोगे? समझ में तो आ रहा है वैसे। असल में ये जो है कई सारे क्वेश्चंस का एक तरीके से कह लो निचोड़ है, जूस बनाया है, समझे? तो ये जो है एक जगह कॉम्प्रेस होके आ रहा है, तो ये इधर उधर भटका रहता है, अलग अलग पड़ा रहता है और कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे किस चीज़ का कैसे इफेक्ट पड़ता है, कुछ इंक्रीज करती कुछ डिक्रीज करती, किसी वजह से फ्रिंज बनती ही नहीं है। ये सब एक जगह रहेगा तो सारी कंफ्यूजन अलग हो जाएगी। तो अगर एक केस ये होता है कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट फिल्म या फिर कोई ग्लास की वॉल या फिर कोई प्लास्टिक शीट या वॉल, इस तरीके का कुछ भी वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन में, कि उसको क्या किया है कि ये जो डबल स्लिट से रे निकलती है यहाँ से और स्क्रीन उसके बीच में से प्लेस कर दिया है, तो फ्रिंजेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछता है। यहाँ से ऐसे ये निकल के यहाँ तक जा रही है, ऐसे ये निकल के यहाँ तक जा रही है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर बीच में ये ऐसे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इस केस में ये कहते हैं, इस केस में क्या होता है, अगर इफ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म ग्लास वॉल प्लास्टिक शीट इज इंट्रोड्यूस्ड, अगर ऐसा कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, फ्रिंज पैटर्न फ्रिंज पैटर्न गेट्स शिफ्टेड। फ्रिंज पैटर्न बस शिफ्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि विड्थ वगैरह बढ़ती है, ऐसा नहीं होता है, बस फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। अगर इस स्क्रीन पर, या फिर ये देखें हम कि इस स्क्रीन पर नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल ये सेंटर लाइन पर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, ऐसे यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, तो शिफ्ट होने का मतलब हो सकता है ब्राइट फ्रिंज अब यहाँ पर बने, ऊपर बने और थोड़ा सा शिफ्ट कर जाए ऊपर, या में भी नीचे यहाँ पे आकर के पहली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बने। तो ये पूरा फ्रिंज पैटर्न जो होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न, वो शिफ्ट हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है। तो अभी जैसे ये है, यहाँ पे ये है, तो ये अगर ऐसा था तो ऐसे नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि फ्रिंज की विड्थ घट जाए बढ़ जाए, ये नहीं होता इस केस में। सिर्फ जो पैटर्न होता है वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर या नीचे। लेकिन अगर इसमें एक और चीज है, अगर ऐसा बोलेगा कि ये स्लिट्स हैं और यहाँ से एक रे निकल के जा रही है, दूसरी रे यहाँ से निकल के इस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पर इंटरफेरेंस कर रही, और सिर्फ इस
रे के सामने हमने कोई रखा, दोनों के सामने नहीं, बस एक के सामने, तो इस केस में नो इफेक्ट, इस केस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जरूरी है कि ट्रांसपेरेंट फिल्म या फिर ग्लास वॉल या प्लास्टिक शीट दोनों ही रेस पर दोनों रेस इसके थ्रू पास करें। एक रे अगर पास करेगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतना? हम्म, कोई डाउट? नहीं डा- नहीं, नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए। लिख लो। अच्छा, ये प्लास्टिक शीट या ट्रांसपेरेंट फिल्म या ग्लास वॉल रहेगी तभी होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट रिफ्रैक्ट अच्छा, होकर जो पहुंचे, ये रिफ्रैक्शन की वजह से ठीक है, होता है। फ्रिंज पैटर्न। शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल। हेलो। फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा इस केस में। बाकी फ्रिंज विड्थ वगैरह डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगी, अपनी ही रहेंगी जितनी रहती है, बस ऊपर नीचे हो जाती है। क्लियर है? ठीक है। हो गया। ये हो जाएगा। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते अब हैं जो एक और बार क्लास है बार, क्या आपकी? हाँ एक और क्लास है। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं जो बार बार नाम आ रहा था, कोहेरेंट तो हार्ड सोर्सेस। वर्किंग यू आर। ओके, इफ यू से देन आई एक्सेप्ट। यू two शुड। two sources are two sources are said to be coherent if they emit if they emit light waves of light waves of well defined well defined phase difference of well defined phase difference constant that remains constant with time। तो कोहेरेंट सोर्सेस की ये डेफिनेशन है, इसको अगर आती है तो उसको उधर वैसे ही टिप देना है। और कोहेरेंट सोर्सेस का जो कंडीशन होती है, कोहेरेंट सोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर दो सोर्सेस कोहेरेंट कब होंगे, वो जो कंडीशन होती है वो पूछ लेता है, तो वो लिख देना है कि कंडीशन फॉर टू सोर्सेस टू बी कोहेरेंट, दो सोर्स कोहेरेंट कब होंगे उसकी कंडीशन क्या होती है, फॉर टू सोर्सेस टू बी कोहेरेंट। और हमें पता है कि कोहेरेंट सोर्सेस ही क्या करवाते हैं, इंटरफेरेंस, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और कोहेरेंट सोर्सेस को प्रोड्यूस करने का एक तरीका ये होता है कि डबल स्लिट्स यूज की जाए एक सिंगल स्लिट के थ्रू, जो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करते हैं। पहला कंडीशन क्या होती है टू सोर्सेस के कोहेरेंट होने के लिए, बोथ sources should both sources should emit wave of same frequency। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की वेव होना चाहिए। और अगर ध्यान में हो तो हमने y1 और y2 जो दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट लिए थे, उसमें ओमेगा को हमने बताया था सेम रखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि 2 पाई f होती है, और उसमें f हमने सेम रखा था, इसलिए ओमेगा सेम होता था। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की हमने सेम रखी थी उनके इक्वेशंस में y1 y2 वाले में, क्योंकि एफ दोनों का सेम था, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस थे, तो ये यहीं से आता है। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, बोथ सोर्सेज शुड एमिट वेव्स ऑफ नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड उनका या तो बराबर या फिर नियरली इक्वल होना चाहिए, एम्पलीट्यूड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड्स। थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट ये होता है, बोथ सोर्सेज शुड एमिट वेव्स हैविंग both sources should emit waves having constant phase difference। constant phase difference मतलब
मतलब ये है कि दो वेव्स जब किसी पॉइंट पर पहुंचे और उनके बीच में उस पॉइंट पर अगर इस तरीके से पहुंच रही कि ये मैक्सिमम ले रही है, ये दूसरी वाली अपना 0 दे रही है, तो कुछ टाइम बाद फिर से इसी पॉइंट पर वो एक वेव पहुंचे तो वो फिर से मैक्सिमम ले और दूसरी उसी टाइम पर फिर से अपना 0 दे। मतलब एक बार किसी पॉइंट पर दोनों वेव्स जिस फेज में पहुंची हैं, तो बार-बार उस दोनों वेव्स उस पॉइंट पर सेम फेज में पहुंचे, फेज डिफरेंस ना हो, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन होती हैं हमारी 2 सोर्सेस के कोहेरेंट होने की, और ये कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। तो ये हमारा कोहेरेंट सोर्सेस वाला हो गया कंप्लीट। और हम लोगों ने तो आज क्या-क्या देख लिया, कोहेरेंट सोर्सेस का केस देख लिया, क्या-क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फ्रिंज विड्थ को वो देख लिया, और ग्राफ इंटेंसिटी वाला देख लिया, और ये छोटा-सा डेरिवेशन जो कि उतना छोटा है नहीं, पर अगर जनरल वाले से कंपेयर करें तो हाँ, छोटा है। फिर भी जब बोलने में अच्छा लगता है, हुँ, बोलने में अच्छा लगता है, छोटा है, जैसे बोलते हैं ना, चेक ऑफ ओनली 1 लाख रुपीज, हुँ, ओनली लगाना जरूरी है। ओनली हाँ, ओनली। तो फिर भी अगर जनरल वाले से कंपेयर करोगे तो उससे आसान पड़ेगा ये, थोड़ा-सा हाँ, इसमें उससे देख छोटा है, लोगे, हाँ। उससे देख लोगे तो उसके मुकाबले आसान पड़ेगा, और यही करना ही है तुम्हें। तो अरे हम पर लोग लास्ट फिर पे स्लाइड लगा दीजिए। ठीक है, लास्ट वाली स्लाइड लगा देते हैं, और इसमें तुमको हम बता दे रहे हैं कि बहुत ध्यान से जो चीज़ कह रहे हैं उनको सुन कर के उनको आत्मसात कर लेना उन बातों को, और बड़े ध्यान से उनको फ़ॉलो कर लेना। बात ये है कि हमने तुम्हें अभी कुछ, रुक जाओ लिखना और सुन लो, कि जो हमने तुमको इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ बताया है, एक तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ, उसको ज़रूर से याद कर लेना। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो ग्राफ था वो 2017 में आया था। उसके अलावा वो बीच में एक और ईयर में आया है, 2019 में आया था, 2017-2019 में। उसके अलावा इंटेंस ये जो इफ़ेक्ट वाला केस बताया है, सबसे पहले स्टार्ट करना कहाँ से? इंटेंसिटी के डेरिवेशन से। इंटेंसिटी का डेरिवेशन वो जो छोटा वाला बताया है, वहाँ से स्टार्ट करना, वो 2-3 बार 2-3 ईयर्स में रिसेंट में आ चुका है। उसके बाद जो ग्राफ बताया है, ग्राफ को याद कर लेना, तुमको हमने बताया 2017-2019 में आ चुका है। उसके अलावा फिर उसके बाद हमने ये जो इफ़ेक्ट्स बताए कि किन-किन फैक्टर के क्या-क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये तो अभी इफ़ेक्ट वाला 2020 में ही आया था। उसके अलावा उससे पहले भी आ चुका है अलग-अलग में, 2016 वाला में, तो उसको याद कर लेना सारे इफ़ेक्ट। उसके बाद फिर ये कोहेरेंट सोर्सेज़ वाला याद कर लेना। कोहेरेंट सोर्सेज़ क्या होते हैं और कोहेरेंट सोर्सेज़ की कंडीशन क्या होती है। एक छोटा-सा पॉइंट बचा है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए क्या करवाया जाए, वो तो हम बाद में बता देंगे डिफ्रैक्शन के साथ कल। और इतनी 3-4 चीज़ों को ज़रूर से कर लेना, इसमें से ज़्यादातर चांसेस है इंटरफेरेंस के अंदर से इसमें से क्वेश्चन आएँगे। ग्राफ, इंटेंसिटी का डेरिवेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिंज विड्थ, ये 3, और थोड़ा-सा ये देख लेना कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होता है, वो लैम्ब्डा और फाई वाला, तो वो देख लेना ज़रूर से। इतनी चीज़ देख लोगे तो बाकी ठीक रहेगा, बाकी इसको लिख लो। मतलब जो पढ़ाया आपने सभी पढ़ लेना एक तरह से। हमने वही पढ़ाया ही ज़्यादातर जो बिल्कुल मतलब मेन आएगा। हाँ, हमने ज़्यादा फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन वगैरह नहीं बताया है, हो गया। कि फ्रिंज विड्थ का जो फ़ॉर्मूला रहता है उसका डेरिवेशन वगैरह नहीं बताया है यहाँ पे हमने, तो उसको अभी नहीं करवाया है, तो ये है। तो ये है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं अपनी फिज़िक्स की। अब इसमें जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इससे आगे की चीज़ों को करते हैं। डिफ्रैक्शन कल कोशिश करेंगे, मेन चीज़ें जो डिफ्रैक्शन में हो सकती हैं उसको कवर कर लें, ताकि हमारा वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। और तुमसे हमने कहा था फ़ोटो हमको भेज देना, तुम फ़ोटो नहीं भेजे। किसकी? फिज़िक्स वाले की, अरिहंत की। अलग पांडे, अलग पांडे? आप अरिहंत, बोले अरिहंत। फिजिक्स वाला की। नहीं, फिज़िक्स वाले की, अरे भैया फिज़िक्स वाले मतलब अरिहंत वाली जो तुम्हारी बुक है क्वेश्चन वाली। अलग पांडे दिमाग पे सवार है। समझ रहे हो? सर क्या? जो हमने कहा था अरिहंत में, जो तुम्हारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर, उसमें हमने कहा था मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन वाले क्वेश्चन अगर हो तो भेज देना हमको वो। तो उसको समझ रहे हो, उसको देख करके